बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट है और पूर्वी भारत का कोलकाता के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। एयरपोर्ट का रनवे 2800 मीटर लंबा है, जो एयरबस, बोइंग जैसे बड़े वाणिज्यिक विमान उतारने और उड़ाने में सक्षम है। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही स्टार एयर ने पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू कर दी हैं। स्टार एयर की फ्लाइट अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 4 दिन और कोलकाता के लिए 3 दिन उड़ान भरेगी। नई उड़ानों से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोग सीधे इन बड़े शहरों से जुड़ पाएंगे, जिससे व्यवसाय, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट पर 4000 वर्ग मीटर के आधुनिक टर्मिनल भवन में उच्च तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं। यह भवन आगामी 40 वर्षों तक यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट से सिर्फ बड़े यात्री विमान ही नहीं, बल्कि कार्गो विमानों की आवाजाही भी संभव होगी, जिससे यहाँ के व्यापार को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी 2015 में पूर्णिया एयरपोर्ट का वादा किया था और यह सपना पूरा हुआ है। इससे आसपास के जिले जैसे अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के लोगों को भी हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। इससे अब उन्हें दूर के एयरपोर्टों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों में बचत होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से आने वाले समय में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी योजना है। यह एयरपोर्ट बिहार के आर्थिक विकास और सीमांचल क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक उत्थान में अहम योगदान देगा। इस हवाई अड्डे का संचालन क्षेत्रीय विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो क्षेत्र में नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पूर्णिया में भाषण देते हुए मखाना उद्योग के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही है, जो किसानों को नई कृषि उपकरण, बेहतर बीज, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे मखाना किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और वे आधुनिक खेती की तकनीकों से जुड़ पाएंगे। बहुत जल्द मखाना एक सुपर फूड के रूप में वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 T2 का अपग्रेडेशन पूरा हो गया है और इसे 26 अक्टूबर 2025 से दोबारा खोल दिया जाएगा। यह टर्मिनल करीब 6 महीने अप्रैल 2025 से बंद था। इसमें इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। अपग्रेडेशन के बाद T2 टर्मिनल से रोजाना लगभग 120 घरेलू उड़ानें संचालित होंगी, जिनमें एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें प्रमुख होंगी। यह बदलाव विंटर शेड्यूल के शुरू होने पर लागू होगा। नई सुविधाओं में सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर शामिल है, जिससे यात्रियों को लाइन में लगने का समय कम होगा। वे खुद अपना सामान चेक इन कर सकेंगे। इसके अलावा टर्मिनल में छत, फर्श और स्काईलाइट डिजाइन को नया रूप दिया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। टर्मिनल में 6 नए बोर्डिंग ब्रिज लगाए गए हैं, जिनमें ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। यह तकनीक भारत में पहली बार लागू हुई है। इससे हवाई जहाज़ों को जल्दी और सुरक्षित ढंग से हैंडल किया जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, HVAC और फायर सेफ्टी सिस्टम को और भी बेहतर बनाया गया है। हाई रिजोल्यूशन फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम और साफ सुथरे साइन बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। इस अपग्रेड से दिल्ली एयरपोर्ट की कुल पैसेंजर क्षमता बढ़कर सालाना 10 करोड़ यानी 100 मिलियन से अधिक हो जाएगी, जिससे यह देश का सबसे व्यस्त और सक्षम हवाई अड्डा होगा। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के साथ T2 के बीच आने जाने के लिए फ्लाईओवर आदि के निर्माण की भी योजना है, ताकि यात्री अधिक सुगमता से टर्मिनलों का उपयोग कर सकें। इस अपग्रेडेशन से दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन और यात्रियों का अनुभव दोनों बेहतर होंगे, जो भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे के तौर पर उसकी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। यह रोक उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दी गई है जो अधिनियम की वैधता और कुछ प्रावधानों को चुनौती देती हैं। कोर्ट का यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और धार्मिक संस्थानों के उचित प्रबंधन के मामलों की गंभीरता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना पूरी सुनवाई और जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ताकि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा हो सके। केंद्र सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत का यह कदम वक्फ सुधारों के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है और इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। अदालत आगे की सुनवाई में इस मामले पर विस्तृत बहस करेगी और उचित दिशा निर्देश तय करेगी।
यह फैसला धार्मिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण वोट कटवा यानी वोट कटर के रूप में उभर रहे हैं। उनकी पार्टी जनसुराज ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे बिहार की पारंपरिक दो पार्टियों एनडीए जो कि नीतीश कुमार की अगुवाई में है और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच की सीधी टक्कर अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रही है। प्रशांत किशोर की सदस्यता से इन दोनों बड़े गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। सर्वेक्षणों के मुताबिक अगर जनसुराज पार्टी महागठबंधन के वोटों में से 5% भी वोट काट लेती है तो एनडीए को फायदा होगा, और अगर एनडीए के वोट काटती है तो महागठबंधन को फायदा होगा। कुछ सर्वे कह रहे हैं कि वो दोनों पक्षों के वोट काटकर तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएंगे। प्रशांत किशोर ने युवाओं, सवर्ण जाति, मुस्लिम और अन्य समुदायों के उम्मीदवार उतारकर व्यापक चुनावी आधार तैयार किया है, जिससे वे व्यापक वर्गों में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उनके आक्रामक जनसंपर्क अभियान, थकाऊ पदयात्रा और व्यापक जनसंपर्क ने उन्हें खासा मजबूत बनाया है। युवा मतदाता भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खास तौर पर 18 से 24 वर्ष के युवाओं में उनका लगभग 20% समर्थन दिख रहा है। बिहार की राजनीति में दशकों से चले आ रहे जातिगत गठबंधन और ध्रुवीकरण के बीच प्रशांत किशोर कदम बढ़ाकर इसे विकास और समावेशिता की दिशा में ले जाना चाहते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक विरोधी अभी भी उन्हें वोट कटवा पार्टी ही बताते हैं, पर प्रशांत किशोर इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वे एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काटकर नया समीकरण बनाएंगे और बिहार की राजनीति को बदल देंगे। इस प्रकार प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में तिहरे मुकाबले को जोरदार बनाकर दोनों बड़े गठबंधनों के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं, इसलिए वे एक निर्णायक वोट कटवा साबित होंगे। उनकी पार्टी चुनाव में कुछ सीटें भी जीत सकती है, जिससे वे चुनाव के बाद निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। प्रशांत किशोर का वोट कटवा बनने का इतिहास बिहार राजनीति में उनके रणनीतिक और प्रबंधकीय कारीगरी से जुड़ा है। वे एक जाने माने राजनीतिक सलाहकार और चुनाव रणनीतिकार हैं, जिन्होंने बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव अभियानों का संचालन किया है। उनका वोट कटवा बनना मुख्य रूप से तब शुरू हुआ जब उन्होंने बिहार के प्रमुख दलों के लिए अलग अलग समय में काम किया और चुनाव परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने राजद महागठबंधन का चुनाव अभियान संभाला था, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उसके बाद 2024 से 2025 के आसपास जब उन्होंने खुद की पार्टी जनसुराज की घोषणा की तो सीधे दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाने लगे। चूंकि वो दोनों दलों के महत्वपूर्ण वोट बैंक से वोट काटने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें वोट कटवा के रूप में देखा जाने लगा। वोट कटवा का मतलब है कि वे एक तीसरे विकल्प के तौर पर उन मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं जो पारंपरिक पार्टियों से असंतुष्ट या बदलाव चाहते हैं। उनकी पार्टी और रणनीति दोनों ही बिहार के सियासी समीकरण को बदलने की कोशिश में है, इसलिए वे चुनाव परिणामों को अस्थिर कर सकते हैं या गठबंधन की जीत में बाधा बन सकते हैं। प्रशांत किशोर का वोट कटवा बनना उनकी राजनीतिक रणनीति, व्यक्तिगत लोकप्रियता और तीसरे विकल्प की भूमिका के कारण ही हुआ है, जो बिहार की राजनीति में नई धारा लेकर आया है और दोनों बड़े गठबंधनों को चुनौती दे रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रंगाराम 15 सितंबर 2025 को तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। वे भारत के तिरुपति में आधिकारिक दौरे पर आए हैं, जहां वे क्षेत्रीय विकास, द्विपक्षीय सहयोग और आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का स्वागत तिरुपति में प्रमुख अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया। नवीन चंद्र रंगाराम का यह दौरा मॉरिशस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने में सहायक माना जा रहा है। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत टाइप 003 फुजियान एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत है, जिसे चीनी नौसेना में जल्द ही शामिल किया जाने वाला है। यह पोत न केवल चीन के बेड़े में ताकत जोड़ने वाला है, बल्कि भारत समेत क्षेत्रीय देशों के लिए भी रणनीतिक चिंता का विषय बन चुका है। यह चीन का पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित सुपर कैरियर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम EMALS से लैस होगा, जो भारी लड़ाकू विमानों को तेजी से लॉन्च कर सकता है। इसका आकार लगभग 320 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है, जो इसे विश्व के बड़े विमान वाहक पोतों में गिना जाता है। इसमें J-15T भारी लड़ाकू विमान, J-35A स्टिल्थ विमानों सहित लगभग 50 से 60 विमान तैनात किए जा सकते हैं। यह अमेरिकी USA गेराल्ड R. फोर्ड के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस दूसरा विमान वाहक पोत होगा, जो इसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस बनाता है।
फुजियान के परिचालन में आने से चीन की समुद्री ताकत और भी बढ़ जाएगी, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जहां भारत के समुद्री हित हैं। भारत के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि चीन की नौसेना का विस्तार भारत के समुद्री व्यापार मार्गों और रणनीतिक जलमार्गों पर दबाव बढ़ा सकता है। भारत ने भी अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए INS विक्रांत जैसे नए विमानवाहक पोत तैयार किए हैं, लेकिन फुजियान की अत्याधुनिक क्षमताएं भारत के लिए सतर्कता बढ़ाने का कारण बनी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि फुजियान की युद्धक क्षमता और लंबी दूरी तक विमान संचालन की क्षमता चीन को क्षेत्र में एक नया सामरिक लाभ देगी, जिससे भारत को अपनी नौसैनिक रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर चीन का तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान टाइप 003 तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक है और इसके परिचालन से क्षेत्रीय समुद्री संतुलन पर बड़ा असर पड़ रहा है। भारत के लिए यह सैन्य और रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा है, जिससे भारत को समुद्री सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियों को और भी मजबूत करना होगा। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच आज रात भारत पहुंच रहे हैं। वे 16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करेंगे। यह वार्ता अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को पुनः मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बातचीत का उद्देश्य अमेरिका द्वारा भारत के उत्पादों पर लगाई गई उच्च सीमा शुल्क, टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करना है। पिछले महीनों में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, खासकर भारत के रूस से तेल आयात के कारण, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में तनाव बढ़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मैत्रीपूर्ण संदेशों के बाद यह वार्ता फिर से शुरू हो रही है। दोनों देश इस बात पर सहमत है कि व्यापारिक सवालों का समाधान जल्द किया जाना चाहिए ताकि द्विपक्षीय साझेदारी और निवेश को बढ़ावा मिल सके। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की वजह स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह से टीम प्रबंधन, BCCI और सरकार के साथ मिलकर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस मैच में हम केवल खेल खेलने आए थे और हमने खेल का उचित जवाब दिया और कुछ चीजें होती हैं खेल भावना से भी ऊपर, और वह था हमारा राष्ट्र प्रेम। सूर्य कुमार यादव ने बताया कि टीम ने अपनी संवेदनाएं पहलगाम आतंकी हमले के शिकार परिवारों के प्रति व्यक्त करने के इरादे से यह फैसला किया था और इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि वे अपने देश के लिए जिम्मेदार खिलाड़ी हैं और टीम ने देश की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया है। सूर्य कुमार यादव को अपना फैसला इसलिए बयान के रूप में सार्वजनिक करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने को लेकर विवाद और मीडिया तेज हो गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट करना जरूरी समझा कि ऐसा निर्णय पूरी टीम, BCCI और सरकार की संयुक्त सहमति से लिया गया था ताकि गलतफहमियां और आलोचनाएं खत्म हो सके। सूर्य कुमार ने कहा कि इस फैसले के पीछे देश की भावनाएं और विशेष रूप से हाल की घटनाओं से जुड़ी संवेदनशीलता थी, जिन्हें टीम ने सम्मानित किया। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बोला ताकि लोगों को स्थिति की वास्तविक वजह स्पष्ट आ सके और टीम का रुख स्पष्ट हो सके। भारत पाकिस्तान के इस एशिया कप मुकाबले को लेकर देश में भरपूर विरोध हुआ, खास तौर पर जिस तरह से हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद कई लोग इस मैच के पूरी तरह खिलाफ थे। वो लोग इस मैच को नहीं होने देना चाहते थे। कई लोगों और राजनीतिक पार्टियों ने यह मांग की कि ऐसा मैच नहीं खेला जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पर हाल की घटनाओं में देश की भावनाएं आहत हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मैच का कड़ा विरोध किया था और उनकी एक महिला कार्यकर्ता ने विरोध स्वरूप टीवी भी तोड़ दिया था। कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार और BCCI पर निशाना साधा था कि उन्होंने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर क्यों नहीं किया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर #बायकॉट इंडिया वर्सेस पाक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जहां लोगों ने मैच का बहिष्कार करने की अपील की। कई स्टेडियम में टिकटें नहीं बिकी और दर्शक कम आए, जिससे स्टेडियम खाली नजर आया। पूरे देश में व्यापक भावनात्मक और राजनीतिक कारणों से इस मैच के खिलाफ भारी विरोध हुआ था, पर BCCI और सरकार ने इस खेल की जरूरत समझाते हुए इस मैच को आयोजित किया क्योंकि इसमें इंडिया को पाक को हराना बहुत जरूरी था। यह एक तरह से हमारी विजय है। पर जब खेल की शुरुआत हुई, सब खेल प्रेमी भारत की जीत के लिए दुआ भी कर रहे थे। भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने सबसे अधिक 40 रन बनाए, जबकि शाहीन अफरीदी ने अंतिम ओवरों में नाबाद 33 रन की तेज पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिले। जवाब में भारत ने लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 131 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए और छक्के के साथ जीत दिलाई।
अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा दोनों ने 31-31 रन की उपयोगी पारियां खेली। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान की टीम को किसी भी मोर्चे पर उबरने नहीं दिया और टीम इंडिया ने 25 गेंद पहले ही लक्ष्य को पा लिया। भारत की जीत में सबसे अहम खिलाड़ी कुलदीप यादव रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह से दबाव में रखा। उनकी शानदार स्पिन गेंदबाजी ने भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक आसानी से पहुंचाया, लेकिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव का प्रदर्शन सबसे निर्णायक और मैच जिताने वाला रहा। भारत की आक्रामक बल्लेबाजी का मुख्य कारण युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, स्पष्ट रणनीति और तेज शुरुआत रही। ओपनर अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली 2 गेंदों पर ही चौका छक्का जड़कर दबाव पाकिस्तान पर डाल दिया, जिससे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिला। सूर्य कुमार यादव ने टीम को लगातार आक्रामक बनाए रखा और रणगति कभी धीमी नहीं होने दी। भारतीय बल्लेबाजों के पास मैच जीतने का स्पष्ट टेम्पलेट था। शुरुआत से तेजी, मिडिल में स्ट्राइक रोटेशन और अंत में निर्भीक फिनिशिंग। इसके अलावा दुबई की पिच पर लक्ष्य पीछा करना आसान था, जिससे बल्लेबाजों ने जोखिम लेकर रन बनाए। टीम की रणनीति कुछ इस प्रकार थी। पहले ओवर से आक्रामक रुख अपनाना, युवा खिलाड़ियों की बेखौफ बल्लेबाजी, दुबई में टारगेट चेज करना सुविधाजनक था। इसी वजह से भारत ने सिर्फ 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करके अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं कौन से बल्लेबाज सबसे ज्यादा टीम इंडिया में आक्रामक है। अभिषेक शर्मा 2025 में 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 193.85 का स्ट्राइक रेट सबसे तेज बल्लेबाज माने जाते हैं, जो शुरुआत में आतिशबाजी की तरह रन बनाते हैं। दूसरे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान और मध्य क्रम के अहम खिलाड़ी हैं, जो निडर और स्ट्राइक बनाए रखने वाले बल्लेबाज हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 167 से ज्यादा है और वह टीम की धुरी है। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ये भी युवा आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो फिनिशिंग और मध्य क्रम की जिम्मेदारी निभाते हैं। हार्दिक पांड्या आक्रामक ऑलराउंडर, जो तेजी से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को मजबूती देते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।